हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल सिंह चौहान आधार एकेडमी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अभी भी ये इस पॉलिसी को आए हुए 1 साल हो गया और अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी राष्ट्र होता है वो लोगों से बनता है और हम लोगों ने सरकारें चुनी हैं नीतियां बनाने के लिए, और सरकार ने हमारे लिए एक नीति बनाई है कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करके। हम सभी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लेके जाएंगे। तो उसके लिए शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, हम सब जानते हैं। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नीति बनाई है जो कि काफ़ी टाइम बाद इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो नीति है हम सभी से जुड़ी हुई है और हम सभी को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसकी अवेयरनेस फैलाना भी ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। ऐसी वीडियोस और भी भाई बहनों ने बना रखी हैं, आप उनको भी शेयर करिए और इस शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाइए, ताकि ये पॉलिसी ऑन पेपर बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और ये पॉलिसी जब भी अच्छी होगी तब ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगी, और इम्प्लीमेंट जब भी हो पाएगी जब हम इसके बारे में जागरूक होंगे। तो चलिए इस पॉलिसी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में 1968 में आई थी। उसके बाद जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई वो राजीव गांधी जी के टाइम में 1986 में आई। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में इस सेकंड पॉलिसी को अमेंडमेंट करके थोड़ा सा और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब 34 ईयर बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में ये पॉलिसी आई है और बहुत ही उम्दा पॉलिसी ऑन पेपर ये दिखाई दे रही है। ये जो पॉलिसी थी 2014 में नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट बनने के बाद जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्ट्री बनी तो उन्होंने एक कमेटी असाइन करी, कमेटी बनाई जिसमें उनको उनकी अध्यक्षता में 9 मेंबर्स की कमेटी बनी और उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसको हमने 2020 पॉलिसी नाम दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पॉलिसी के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो इंडिया का बजट है एजुकेशन को लेके वो 1.6% है GDP का, अब इसको बढ़ा के 6.6% तक लेके जाना है। ये ओवरऑल शिक्षा में इंक्लूड करने का है। जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करना है और एनरोलमेंट को बढ़ाना है। तो ये तो सब चीज़ें हैं ही इसके बारे में। अब ये किस तरीके से बदलाव लाने जा रही है इसके बारे में हम देखते हैं। जो नई शिक्षा नीति है इसमें जो गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, करीब इंग्लिश का जो डॉक्यूमेंट है वो 65 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और इन 65 पेजेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और जो अदर एजुकेशन से रिलेटेड एरियाज हैं वो, और उसके बाद ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी पॉलिसी उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस वीडियो में हम जो स्कूल की एजुकेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो स्कूल की एजुकेशन है उसके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हायर एजुकेशन के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे भी मोटिवेट करिए कि ये इसके अंदर कुछ भी खामी है। अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो और डिटेल में ये वीडियो बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या क्या बदलाव आने जा रहे हैं। तो देखिए, जो पहले की एजुकेशन पॉलिसीज़ थी उसके अंदर 10+2 स्ट्रक्चर था, मतलब बच्चा 12 साल स्कूल के अंदर रहता था, 6 साल की उम्र से लेके और 18 साल तक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 2 साल सीनियर सेकेंडरी के। ये पैटर्न हम सभी जानते हैं 10+2 क्या था। अब हम जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर बदलाव है वो है 5+3+3+4। अब ये क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 10+2 12 ईयर था, इसमें 5+3+3+4 मतलब 15 ईयर तक बच्चा स्कूल के अंदर एनरोल रहेगा। पहले प्ले स्कूल के जो बच्चे थे उनको एनरोलमेंट नहीं किया जाता था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। अब प्ले स्कूल को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। नर्सरी LKG UKG वाला जो सिस्टम है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अब NCERT जो है इसका भी करिकुलम बनाएगी और उसी हिसाब से बच्चों को सिलेबस जो भी मिलेगा उसी के हिसाब से सभी स्कूल्स को पढ़ाना होगा। अब हम बात करते हैं ये जो 5+3+3+4 है ये क्या है, स्टेजेस हैं। एक 5 ईयर की स्टेज हो गई, फिर दूसरी 3 ईयर की स्टेज हो गई, फिर एक 3 ईयर की स्टेज हो गई और फिर एक 4 ईयर की स्टेज हो गई। जो 5 ईयर की स्टेज है इसमें इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज,
जो फिर उसके बाद ये नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी फर्स्ट और सेकंड तक रहेगी, ये 5 ईयर। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास, इसको नाम दिया गया है, इस स्टेज को नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। फिर 6, 7 और 8, ये जो 3 ईयर है +3, इसको नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। और +4, 9, 10th, 11th और 12th, इसको नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। तो ये सब स्टेजेस मिलके इसको पूरा करती हैं। अब इन स्टेजेस का अपना अपना महत्व है। अब जो +5 ईयर है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देखिए इसमें बच्चा बहुत छोटी उम्र का होता है। 3 साल के बच्चे का जो है एनरोलमेंट हो जाएगा और वो इस स्टेज में 8 साल तक रहेगा, करीब 3 से 8 साल, 5 साल रहेगा। और इसमें कम उम्र होने की वजह से उसको अपने एनवायरनमेंट से रूबरू होना होता है, तो उसको नॉलेज की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि बाहर एरियाज़ में क्या हो रहा है। उसका इस एज में माइंड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ में ये पाया गया है, साइकोलॉजिकल जो भी रिसर्च हुई है, कि इस एज में 85% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है 3 से 6 ईयर की एज में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, प्लेफुल एक्टिविटीज़ करा के, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करा के, एनालिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ बच्चे को किस तरीके से ले जाया जा सकता है, एक्टिविटीज़ करा के छोटी छोटी उनको शेप्स, कलर, इसके बारे में बता के माइंड को डेवलप करने की पूरी कोशिश है। तो इस स्टेज में हार्डनिंग है, बच्चे की हार्डनिंग होगी। अभी वो एकदम नर्सरी का बच्चा है, बिल्कुल नया नया है, तो उसकी हार्डनिंग धीरे धीरे, ताकि वो अपने एनवायरनमेंट से घुल मिल सके। जो एजुकेशन है उससे भागे नहीं, वो उसको प्लेफुल वे में पढ़ाया जाए, उसकी एक्टिविटीज़ करा के। जब हम छोटे छोटे थे, हमने देखा था कि हमारा जो एनरोलमेंट था वो 6 या 7 ईयर के बच्चे स्कूल में जाते थे और इतने वो खेलते कूदते रहते थे, घर में ही उसको सिखाया जाता था और उसको खुली छूट दी जाती थी। तो उन बच्चों का माइंड अच्छा डेवलप होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज भी बड़े बुजुर्ग जो बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी जो एज के थे उनके अंदर माइंड ज़्यादा होता था और अब जो बच्चे हैं उनके अंदर इतना नहीं आ रहा है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं आपकी। तो ये क्या था कि जो माइंड का जो डेवलपमेंट है, उनको इतनी नॉलेज नहीं मिली। आजकल के बच्चों को नॉलेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कम विकसित हो रहा है। तो इसी को देखते हुए कि भाई इसमें माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चे की हार्डनिंग बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ाई से भागे नहीं, इस स्टेज में ये करना है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 5 सालों में कोई एग्ज़ाम नहीं है। आप खेलिए, कूदिए, खेल खेल में सीखिए और पढ़ाई क्या है, आपका जो स्कूल है वो क्या है, इसके बारे में जानिए और आगे बढ़िए। अब ये 2nd क्लास तक ऐसा होएगा। फिर उसके बाद 3rd क्लास में बच्चा पहली बार एग्जाम देना स्टार्ट करेगा, जो ये +3 स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज इसको बोला गया है। अब इसमें उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी कि हाउ टू ग्रैब द नॉलेज, किस तरीके से नॉलेज को लेना है। ये सब चीज़ें इस स्टेज में आनी शुरू हो जाएंगी। वो अपनी मदर टंग में पढ़ सकता है, मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसकी, जिसमें भी उसको समझ आती है, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाइए उसको। यहाँ पे आप जो भी है उसको उसकी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, ताकि उसकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो। और हम सब जानते हैं कि मदर टंग में हम सबको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आती है बजाय किसी दूसरे लैंग्वेज के। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है और यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एक्टिविटीज़ और प्लस प्लेफुल वे में उसको पढ़ाया जाएगा और कुछ एग्ज़ाम्स भी लिए जाएंगे और नॉलेज उसको दी जाएगी। उसके बाद जो 3rd स्टेज है वो है मिडिल स्टेज, जिसको 6, 7 और 8th क्लास में इंक्लूड किया गया है, मिडिल स्टेज। इसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। इस स्टेज के अंदर क्या है, जो 6th क्लास का बच्चा होगा उसको कोडिंग से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। कोडिंग क्या होती है, जो कंप्यूटर हम जो वर्क करते हैं तो उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं, उसकी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसको कोड करना कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, तो उससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अब मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इसके अंदर काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, और ये हमारे समाज के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत यूज़फुल भी हैं। जो अदर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में इस कोडिंग को इंक्लूड कर लिया, जैसे कि जापान, चाइना वगैरह, इन्होंने उनको जल्दी से इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। वो टेक्निक में हमसे एडवांस है कहीं ना कहीं। तो उसी को देखते हुए हम कंपटीशन देने के लिए यहाँ से 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग की नॉलेज देनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज का भी इसमें प्रावधान रखा गया है।
अब वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि हम करते हैं वोकेशनल कोर्सेज, जैसे कोई किसी को अपना स्किल डेवलप करना है, इलेक्ट्रिकल कोई कोर्स करना चाहता है, कोई कारपेंटरी करना चाहता है, गार्डनिंग करना चाहता है, पॉटरी करना चाहता है, इस तरह के जो भी स्किल्स कोई डेवलप करना चाहता है, वो स्कूल के हिसाब से, स्कूल में क्या अवेलेबिलिटी है उन कोर्सेज के हिसाब से बच्चा चूज करके और अपने वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग ले सकता है। इसका मेन मकसद ये है कि बच्चे को स्किलफुल बनाया जाए। स्किलफुल बनाने का मतलब है कि उसको आत्मनिर्भर बनाना है। अभी तक जो स्कूल एजुकेशन, अब जो पिछली पॉलिसीज हैं उसके अंदर क्या था कि बच्चा स्कूल से पढ़ के निकल जाता था, लेकिन वो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता था, उसके अंदर आत्मनिर्भरता की जो भाव था वो कहीं ना कहीं कम था। तो उसको देखते हुए कि यहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ सीखे और उसको ये महसूस हो, अगर मान लो वो ड्रॉप आउट भी करता है, किसी पारिवारिक कंडीशन की वजह से कुछ भी होता है, तो उसके अंदर एक हुनर हो यहाँ से निकलने के बाद कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं काम किस तरीके से किया जाता है उसको आ जाएगा, वो उसको ये वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मकसद होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज कोई भी, जैसे हिंदी, संस्कृत और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो उसको कर सकता है, बिल्कुल उसमें उसको पढ़ना होगा। इसके अलावा आर्ट, साइंस, मैथ जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसके रहेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मिडिल स्टेजेस में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज स्कूल एजुकेशन की, वो है सेकेंडरी स्टेज, नाम दिया गया इसको। इसके अंदर 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस हैं। इसके अंदर क्या चेंजेस हैं, पहले हम स्ट्रीम चेंज करते थे, जैसे कोई बच्चा आर्ट्स लेता था, साइंस लेता था या कॉमर्स लेता था और उसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे वो उसको पढ़ने होते थे। अब कोई बच्चा पहले मैथ्स के साथ अगर उसको हिस्ट्री पढ़नी है तो वो नहीं पढ़ पाता था, अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, वो सारा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। देयर इज़ नो स्ट्रीम, बस आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल होंगे और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब मैथ्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी के साथ आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके आप, ये आपके लिए जो स्टडी है ये फ्लेक्सिबल बना दी गई है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके अलावा यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होगा, मतलब हर 6 मंथ में ये एग्ज़ाम्स होंगे और जो 4 साल हैं उसमें 8 मेन एग्जाम होके बच्चा पास आउट होके फिर हायर एजुकेशन में चला जाएगा। इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सीखनी है, ये भी इसके अंदर बोला गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो हमारे स्कूल एजुकेशन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो पैटर्न है, हर एक स्टेज का अपना एक महत्व है। जैसे कि +5 ईयर है, उसके अंदर माइंड डेवलपमेंट, बच्चे की हार्डनिंग करनी है। जो नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, उसके अंदर उसकी प्रिपरेशन करानी है, हाउ टू ग्रैब द नॉलेज, लर्निंग कैसे होएगी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू और उसका जो माइंड को डेवलप करते हुए ये करना है। फिर इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो नेक्स्ट स्टेज है, मिडिल स्टेज, इसके अंदर कोडिंग हो गई, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, ये सब आ गया है। और जो नेक्स्ट स्टेज है इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा जोर दिया जाएगा, रटंत विद्या पे अब जोर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अब स्कूल एजुकेशन थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। स्कूल एजुकेशन महंगी कैसे हो सकती है, क्योंकि 6th क्लास में कोडिंग होगी तो कंप्यूटर्स की अलग लैब्स बनानी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसको टाइम देना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग है तो वहाँ पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कारपेंटरी वगैरह ये सब सीखना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ एजुकेशन महंगी भी हो सकती है। इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अच्छा, इस पॉलिसी में जो रिज़ल्ट का जो प्रावधान है कि रिज़ल्ट कैसे आएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ बताया गया है। पहले केवल लिखने के बेस पे था, अब होलिस्टिक डेवलपमेंट को आपको एनालाइज करना है। उसमें आपके पीयर ग्रुप का भी फीडबैक लिया जाएगा, आपके टीचर्स का, पेरेंट्स का, बच्चे का पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हुए फिर उसकी मार्किंग की जाएगी, उसकी ग्रेड्स दी जाएंगी, ताकि उसका सही से एनालिसिस हो सके। केवल पढ़ने वाला बच्चा हो ऐसा भी नहीं हो, केवल खेलने वाला बच्चा हो ऐसा भी ना हो, केवल उसी को मार्क्स अच्छे मिले ऐसा ना हो। तो मतलब ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट है, ऐसा कौन है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों के बेस पे उसको ग्रेडिंग मिलेगी। ये कुछ मोटे मोटे चेंजेस हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है हमारे लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसके बारे में बात करिए। आप कमेंट
करके भी मुझे बताइए कि इसके अंदर आपको कुछ और ऐड ऑन कराना है तो मैं इसके बारे में और वीडियो बना सकता हूँ। और इस पॉलिसी में, इस वीडियो में मैं यहीं पे इसको सम अप करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।